Welcome back, children. Let's start today with a third chapter of Honeydew, and that is the glimpses of the past. Now, first of all, you should know the meaning of glimpses. मतलब एक झलक या just have a look at or have a glance at a past. But before we start with it, let's read a part over here. Now, here are some, in this chapter you will see some pictorial glimpses. मतलब कि पिक्स के फॉर्म में ये पूरा चैप्टर तुम्हारे सामने रखा गया है और यहाँ पे तुम पूरी 1757 टू 1857 के बीच में हमारी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में तुम समझ पाओगे. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस 100 years जिसकी वजह से 1857 रिवोल्ट हुआ, तो इस चैप्टर में उसके बारे में पूरी एक इंफॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें, but in a very interesting way in pictorial form. And this pictures and speech bubbles, वो तुम्हें next slide में मैं बताऊंगी what is speech bubbles, will help you clarify your understanding of the conditions that led to the event known as First War of Independence in 1857, या फिर हिस्ट्री में ये फेमस हुआ था as the revolt of 1857. So let's see what happened between this time period which led to the revolt of 1857. अब सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है एक फंक्शन हुआ था दिल्ली में, that was after we achieved independence. अब ये इंडिपेंडेंस पाने के लिए हमारे कितने लोग शहीद हुए थे. लोग मार्टियर्स मतलब शहीद होना, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक रिलीजियस बिलीफ के लिए या कोई अदर बिलीफ के लिए लोग जब अपनी जान दे दें या वो मारे जाते हैं उस कॉज के लिए, तो वी कॉल देम मार्टियर्स. तो यहाँ पे लता मंगेशकर ये दिल्ली के फंक्शन में इन फ्रंट ऑफ दिस ग्रेट कंट्रीमैन एंड द ग्रेट लीडर्स, दैट इज शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया था, and that was in English is written over here, that oh my countrymen, and let your eyes be filled with tears as you recall the sacrifices of our Indian martyrs, right? मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी. तो यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग. और हर एक 15 अगस्त पे एंड 26 जैन हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तब ये गीत ज़रूर तुम टीवी पे सुनते होगे और रेडियो पे सुनते होगे. एंड यू कैन आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट, दे ऑल्सो मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. देशभक्ति का ये गीत है, दे मस्ट हैव हर्ड फॉर 100%. And so talk with them about it. Now we come to this second part. Now stars are 1757 to 1857 की एक जो जर्नी है लोगों की पास्ट की, तो वो यहाँ पे बताया गया है. Now it so happened companies conquest मतलब conquering, कब्जा कर लेना. तो क्या हुआ था ये टाइम पीरियड में? With its superior weapons, the Britishers or the British East India Company was extending its power in 18th century India. 18th century मतलब 1700 to 1799, उसे हम कहेंगे 18th century. तो ब्रिटिशर्स अपने बहुत ही मॉडर्न वेपन्स तब के जो थे उनके पास, लेटेस्ट वेपन्स, सुपीरियर वेपन्स जो हमारे पास नहीं थे, उसके साथ ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा बढ़ा रही थी इंडिया में. दैट वाज इन 18th century. अब तुम देख सकते हो इस मैप में कि यहाँ पे इंडिया के राजा रूल करते थे, राइट? दैट वाज इन दिस टाइम पीरियड इन 18th century. फिर ब्रिटिशर्स सिर्फ एक थोड़े से पार्ट में रूल कर रहे थे, राइट? लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि पूरा इंडिया, मेजॉरिटी इंडियन पोर्शन वॉज कैप्चर्ड लेटर ऑन बाय ब्रिटिशर्स. इंडियन प्रिंसेस वॉज शॉर्ट साइटेड मतलब कि वो दूर तक की सोच नहीं सकते थे, जबकि ब्रिटिशर्स
दे यूज्ड टू थिंक अबाउट वेरी फार ऑफ ऑल्सो अबाउट द फ्यूचर. तो ये राजा कह रहे हैं कि दैट अपस्टार्ट राजा, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब ये जो इंडियन राजा थे वो सारे अपने ही देश के दूसरे राजाओं के दुश्मन बने बैठे थे और वो क्या कहते थे कि दैट अपस्टार्ट राजा, मतलब कि वो एरोगेंट राजा, वो जिद्दी और अभिमानी राजा, चलो बुला लो किसी अपने इंग्लिश मर्चेंट को, वो मुझे हेल्प करेगा दूसरे इंडियन राजा को हराने में. अब ये क्या बता रहा है, इंडिया अ हाउस, इस घर के 10 लोग अंदर अंदर एनिमिटी लड़ रहे हैं और बाहर वाले को बुला के अपने दुश्मन को हराने के लिए वो हेल्प मांग रहे हैं. तो नेचुरली ये बाहर वाला और लड़ाई करवाएगा फैमिली में, इस घर में, और फिर पूरे घर को कब्जा कर लेगा. सो व्हेन देयर इज नो यूनिटी इन अ फैमिली इटसेल्फ, बाजू वाले आके हमें कॉन्कर कर ही लेंगे, राइट. दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस. और हमारे राजाओं में दे नेवर बिलीव्ड इन पीस, और लोगों में, कॉमन पीपल में भी एक शांति नहीं बनी थी. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू कंटिन्यूस फाइट बिटवीन द राजास, राइट. नाउ इट सो हैपेंड, you can see over here that how the rivalries मतलब ये ही लड़ाई झगड़े, देखो कंपटीशन, लोग एक राजा दूसरे राजा की एनिमिटी कर रहा है, जेलसी फील हो रही है, बुरा बोल रहा है दूसरे राजा के बारे में, और कंपटीशन लगी रहती है उनमें. सो दिस राइवलरीज बिटवीन द इंडियन किंग्स helped the East India Company, and this could easily subdue, that is defeat, Indian princes one by one. अब हुआ ये कि सारे इंडियन राजा लड़ाई झगड़े में पड़े थे, एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे. तो ब्रिटिशर के लिए क्या आसान हो गया, इंडियंस को डिफीट करना. अ फार साइटेड रूलर, फार सीइंग मतलब जो दूर तक का फ्यूचर का सोच लेते थे, that is an ability to predict and plan for future. A far-seeing ruler like the brave Tipu Sultan of Mysore fought the Britisher till he died fighting. अब सबसे होशियार जो हम कह सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना, प्लान कर लेना, ऐसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे एक you can say there was a ruler and his name was Tipu of Mysore, लेकिन ब्रिटिशर के सामने लड़ते हुए वो मारे गए. Thank God there is peace in the country now, no more wars, no looting by thugs. अब देखो ये सारे कॉमन पीपल किस बातों में पड़े थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि कोई बाहर वाला आके हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हमारे ही राजा यहाँ पे अंदर अंदर लड़ रहे हैं. उनको पीस कहाँ पे मिला कि भाई अब रॉबर्स नहीं लूटेंगे हमें, वो इस छोटी छोटी बातों में खुश रहते थे. सो वन ऑफ दिस मैन सेड थैंक गॉड, अब हमारी कंट्री में पीस है, कोई वॉर नहीं, कोई रॉबर आएंगे नहीं हमें लूटने. इट इज़ गॉड हु हैज सेंट द ब्रिटिश. अब ये सारे छोटी सोच वाले वो बोल रहे हैं अरे ब्रिटिशर को तो भगवान ने भेजा. अब सबसे बड़ा रॉबर कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा ठग कौन था, ब्रिटिशर, और हमारे लोग ये देख ही नहीं पाए. आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम. अब ये सब जो है उसे हम कहेंगे बबल, आगे जो फर्स्ट स्लाइड में आया था, राइट. तो ये बबल मतलब जिसके अंदर डायलॉग्स लिखे गए हर एक कैरेक्टर के. आवर डेस्टिनी मतलब हमारा नसीब, इज लिंक्ड विद देम मतलब हमारा नसीब तो ब्रिटिशर के साथ जुड़ चुका है. द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स. अब दूसरे लोग कुछ और बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये
वाइट मैन मतलब ब्रिटिशर ने आके हमारे राजाओं को उनके थ्रोन पे से हटा दिया, या कईयों को तो उन्होंने मार दिया लाइक टीपू सुल्तान। तो और एक आदमी की सोच बता रही है, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ आवर कंट्री। तो कोई एक आदमी ये बोल रहा है कि हाँ, कई राजा तो हमारे अच्छे थे नहीं, बट फिर भी थे तो हमारे ही कंट्री के। और ये थर्ड आदमी बोल रहा है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कि अब तो क्या है, हम बन गए गुलाम, हम नौकर बन गए फॉरेनर्स के। तो कई लोग खुश थे, कई लोग दुखी थे। दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स coming and controlling Indian territories. Now, British rule. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. अब देखो, what do you mean by preaching? तो दो वर्ड ले लो, teaching और preaching. टीचिंग मतलब कि जो अभी मैं रीड कर रही हूँ, तुम्हें हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स बता रही हूँ, तुम्हें वर्ड टू वर्ड रीड करके समझा रही हूँ। लेकिन जब अगर इस पढ़ाई के बीच में अगर मैं तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ समझा रही हूँ, लाइक हाउ टू लिव योर लाइफ, बी गुड, प्रे टू गॉड, बिलीव इन गॉड, बी अ गुड चाइल्ड, हैव गुड थॉट्स, हैव पॉजिटिव थॉट्स, हमेशा सही रास्ते पे चलो, तो ये सारी जब सीख अगर मैं तुम्हें दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रीचिंग। तब ये टीचिंग नहीं कहलाएगा। तो ऐसे कई धर्म गुरु थे, मतलब रिलीजियस लीडर्स, तो वो बता रहे थे अबाउट अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, एनीवन हु क्रॉसेस द सी विल लूज द रिलीजन। अब ये सारे धर्म गुरु क्या सिखा रहे थे कि भाई हमें क्या करना है, हमेशा हमें चाइल्ड मैरिज के बारे में वो प्रीच करते। फिर जो क्रॉस करेगा मतलब कि जो ओशन को क्रॉस करेगा, 7 समुंदर पार जाएगा, वो उसे धर्म इस हमारे पर्टिकुलर कास्ट में से निकाल दिया जाएगा, वो हमारे धर्म का नहीं माना जाएगा। दिस वॉज वॉट वॉज बीइंग टॉट। हम क्या आज मानते हैं, सर्व धर्म समभाव, मतलब सब धर्म सेम, सभी को हम एक नज़र से देखेंगे। चाइल्ड मैरिज नॉट अलाउड, अनटचेबिलिटी नॉट अलाउड। लेकिन तब के लोग धर्मगुरु इसका अपोजिट सिखा रहे थे लोगों को कि अनटचेबिलिटी फॉलो करो ना। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? जो लोअर कास्ट के या क्लास के लोग रहते थे, जिसको गांधी जी ने बहुत ही एक अच्छा नाम दिया था, हरिजन, मतलब भगवान के लोग। लेकिन इन लोगों ने क्या सिखाया था तब के ज़माने में, पहले के ज़माने में, कि इन लोगों को हम टच नहीं करेंगे। नाउ दैट वाज वेरी रॉन्ग, लेकिन लोग यही सिखाते थे। फिर छोटे बच्चों की मैरिज करवाना, अच्छा विडो री मैरिज नहीं अलाउड, मतलब जो विडो हो जाती है, जिसके हस्बैंड मर जाते हैं, उनकी दूसरी शादी नहीं करवा सकते। ये सब गलत शलत चल रहा था और यही प्रचार होता था। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू विमेन, ये तो बहुत गलत सोच। कई तो ये प्रीच करते थे कॉमन लोगों में कि अगर हम कुछ भी, हमारे गांव में कुछ बुरा हो रहा है तो ये सब लेडीज़ की वजह से है। सी हाउ रॉन्ग दे वर टीचिंग टू द पीपल। आज हम क्या सीख रहे हैं? ऑल आर इक्वल, बॉय एंड गर्ल, मेन एंड वुमेन, ऑल आर सेड टू बी इक्वल, नो ब्लैक, no white, no gender inequality, no caste inequality, all are treated as one same Indian citizen, all are equal। तो यहीं पे भी हुआ, गलत हो रहा था तब के ज़माने में। Now the truth was that Indians had lost self respect। अब Indians में self respect तो वो गंवा ही चुके थे। The British scorned them,
स्कॉन देम मतलब रिफ्यूज्ड और रिजेक्टेड देम। अब ब्रिटिशर तो उनको रिस्पेक्ट देते ही नहीं थे, उनका रिजेक्शन ही होता था हर जगह पे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। अभी ब्रिटिशर क्या बात कर रहे हैं दूसरे ब्रिटिश से कि देखो यहाँ के लोगों पे तो हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, दे आर इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। खुद के राजा की तरफ अगर उन्होंने ऑनेस्टी नहीं बताई तो हमारे साथ क्या ऑनेस्टी बताएंगे। अब ऐसा ही एक इंडियन हाथ जोड़ के एक नौकर की तरह क्या बता रहा है, ओ सर यू आर वेरी ट्रू बट आई एम वेरी ऑनेस्ट। नाउ सी, उसमें तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचा नहीं और एक बाहर वाले आदमी के सामने पैर पड़ रहा है कि हाँ हाँ आप जो बता रहे हो ना कि इंडियंस ऑनेस्टी के लायक नहीं है, बहुत सच है, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। बीइंग मर्चेंट्स मतलब कि ट्रेडिंग करना। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। अब ये आए थे क्यों यहाँ पे, इंडिया को लूटने, यहाँ का सामान सस्ते में खरीद के ब्रिटिशर्स को रिच करने। तो ये सारे जो मर्चेंट्स थे, ब्रिटिश मर्चेंट, उनका काम क्या था, क्विक प्रॉफिट, बहुत जल्दी उनको पैसे कमाना था। लेकिन कैसे, इंडिया को डिस्ट्रॉय करके। देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड। अबेंडन मतलब लीव। अब इतना हाई टैक्स लगाते ब्रिटिशर्स कि बेचारे फार्मर्स को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। अब ये क्या बता रहे, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। तो ब्रिटिशर क्या बता रहे, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। बोलते तुम अभी भी गलत काम कर रहे हो, तुम भूल कर रहे हो, तुम ही अगर नेक्स्ट वीक तक हमें टैक्स नहीं दोगे तो तुम जाओगे जेल में। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट। अब ये ब्रिटिशर का तो क्या कहना, नई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहते। चीज़ें मतलब सोच, रोज एक नई सोच का इन्वेंशन, मतलब कि नई सोच पैदा करते, कैसे इंडिया को डिस्ट्रॉय किया जाए और वो खुद ज़्यादा प्रॉफिट करे। तो ये ब्रिटिशर क्या कह रहे हैं, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। अब देखो कितने होशियार, वो बोल रहे थे कि रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाओ सस्ते में, जैसे मुफ्त के दाम में, अब उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाओ इंग्लैंड में। लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट बेचने कहाँ आते, वापस इंडिया में। तो हमारे फिनिश प्रोडक्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए जब वो इंडिया में आए। तो उनके लोग क्या कहते डिस्कशन में, यस यस वेरी गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगैन टू डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्रीज। अब ये ही सारी सोच हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता था। अब देखो इसके बाद आया फेमाइन, ज़्यादा से ज़्यादा भूखमरी। कभी क्या होता है, बारिश होती ही नहीं तो हमारे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, होते ही नहीं क्रॉप्स ग्रो, या फिर कभी बहुत फ्लड आ गया बारिश की वजह से तो जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस बार क्या हुआ, फेमाइन आया। बिटवीन 1822 एंड 36 15 लाख इंडियंस डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन। और जब क्रॉप्स ग्रो हुए ही नहीं तो क्या हुआ, बहुत सारे हमारे 15 लाख इंडियंस मर गए भूखमरी में। और फिर ऊपर से ब्रिटिश के नए रूल्स, उनकी पॉलिसीज, उन्होंने भी डिस्ट्रॉय किया हमारे क्राफ्ट्समैन को, आर्टिसन को और उनके बिजनेस को। फिर आए राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राजा राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। अब वो पढ़े लिखे थे, उनको समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ हो रही है हमारी कंट्री में। Let us not despise ourselves, मतलब लोग क्या कर रहे थे, हमारे ही कंट्री के लोग अपने ही लोगों को हेट कर रहे थे कि ये ऊंची जाति का उसको रिस्पेक्ट दो, वो निचली जाति का उसको हेट करो। तो
this was all very wrong going on in our country. All evil things like child marriage करवाओ, widow remarriage नहीं करना है, untouchability फॉलो करो, विमेन की वजह से हमारी कंट्री में सब खराबी आ रही है, और लड़की पैदा अगर हो जाती है तो मार डालो. सो रॉन्ग. तो ये सब गलत सोच तब चल रही थी. तो ये आए राजा राम मोहन रॉय जो बहुत पढ़े लिखे, वो अगेंस्ट थे ये सब सोच के. सो राजा राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन, ही अंडरस्टूड कि कंट्री में सब गलत हो रहा है. लेट अस नॉट हेट आवरसेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट. हाँ, हमारा कल्चर ग्रेट है, हमारा धर्म ग्रेट है, सब कुछ बहुत अच्छा है इंडिया का. सोच लोगों की गलत है. एंड ही सेड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट. हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं कंट्री में, बट पहले हमें हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है. मतलब कि लोगों की सोच बदलनी है. सुपरस्टिशंस हैव बीन डिस्ट्रॉइंग अस. रूइनिंग मतलब डिस्ट्रॉइंग. अब ये जो हमारी पुरानी सोच, गलत सोच, ये सब क्या कर रही है? हमारे ही लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है और डेवलप नहीं हो सकते हम. He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of milk is same. Different teachers have different opinion, but the philosophy of all the religion is same. मतलब उसने अपनी वाइफ उमा को क्या समझाया कि देखो, काव अलग अलग कलर की है, लेकिन मिल्क तो सेम है ना कलर का, सेम कलर मिल्क. वैसे टीचर्स अलग अलग हैं, सब टीचर के ओपिनियन अलग, लेकिन हर एक धर्म तो सिखाती है सेम. ईच एंड एवरी रिलीजन हैज़ द सेम फिलॉसफी, लेकिन सिखाने की जो रीत है वो अलग है. राइट? सो ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. राजा राम मोहन रॉय वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न थियोरी. ही सेड नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. अब साइंटिफिक और प्रैक्टिकल कब होगा? अगर कोई कहे कि चाइल्ड मैरिज तो होना ही है, तो भी क्वेश्चन इट शुड बी आस्क्ड व्हाई. चलो, अनटचेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल, उनको टच नहीं करना है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. तो एक बड़ा क्वेश्चन रेज करते हैं हम, व्हाई. अब उसका अगर जवाब सामने वाला दे पाता है तो ठीक है. तो यही राजा राम मोहन रॉय कहते थे कि पहले तो क्वेश्चन शुड बी रेज्ड, दैट इज साइंटिफिकली. वी शुड बी प्रैक्टिकल, राइट? एंड ही ऑल्सो सेड दैट he started newspapers that is related to various good thoughts, and but the suspicious Britishers stopped them in 1823. अब ब्रिटिशर को पता चल गया कि भाई ये तो पढ़े लिखा आदमी है, तो उसका न्यूज़पेपर ही बैन कर दिया. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. अब राजा राम मोहन रॉय सी क्रॉस करके चले गए इंग्लैंड, ये देखने कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो ब्रिटिशर को पावरफुल बना रही है. देन ही टोल्ड देम ओवर देयर, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज योर सब्जेक्ट. मतलब चलो भाई, हम आपको हमारा रूलर मान लेते हैं और हम आपके सब्जेक्ट, मतलब जो रूल होते हैं, जो रूल किए जाते हैं, वो हुए सब्जेक्ट. But you must remember the responsibility a ruler over to his subject. मतलब अगर आप रूलर हो तो एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? That you owe to the subject. मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया के लोगों का ध्यान रखना, ठीक से रूल करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, और नहीं कि हमें डिस्ट्रॉय करना. So till here we stop. And next time we move ahead with the same chapter, and few videos in a form of a movie will follow it. Thank you so much. Take care and revise this part again. Clement Attlee, the then Prime Minister of the British, finally declared that India would be granted independence.
In 1947, the Muslim League launched Direct Action Day. Its purpose was to convey that an undivided India would no longer be possible. On June 3, 1947, Lord Mountbatten, the last British Governor-General in India, announced the partitioning of India into a secular India and a Muslim Pakistan. On August 14, 1947, Pakistan was declared as a separate nation with Muhammad Ali Jinnah as its leader. On August 15, 1947, at the stroke of midnight, India was declared an independent nation. This joyous period was also scarred with violent clashes between Hindus, Muslims and Sikhs. At least 1,000 people were said to have been killed during this period. Around 11 million Hindus, Muslims and Sikhs crossed borders. In the midst of all this confusion and bloodshed, Prime Minister Jawaharlal Nehru requested Lord Mountbatten to continue as the Governor-General until the next year, when he would be replaced by Rajgopalachari. The year following independence, Mahatma Gandhi was assassinated. The entire nation mourned his death. 2 years following Gandhi's death, the Constitution of India was drafted, and on 26 January 1950, the Republic of India was proclaimed. The state of Goa still remained under Portuguese rule even after independence. However, on December 19, 1961, it was annexed to India when the Indian Army, backed by the Air Force, ended the Portuguese rule.